नमस्कार दोस्तों। हिंडनबर्ग रिसर्च जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट पब्लिश करके। आज हम इस वीडियो में हिंडनबर्ग की रिसर्च को डिस्कस करेंगे और पूरी टाइमलाइन को देखेंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश से लेकर अडानी ने क्या रिप्लाई दिया और कैसे अडानी ने कम बैक किया, सारा कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही गजब की जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च आज एक काफ़ी फेमस नाम हो गया है। अभी हाल ही में इस रिसर्च ग्रुप ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी अडानी ग्रुप पर। हम इस रिपोर्ट पर बाद में आते हैं, पहले इस रिसर्च ग्रुप के बारे में कुछ जान लेते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर हैं इसराइल के रहने वाले नाथन एंडरसन, जो कि अभी यूएस में रहते हैं और ये ग्रुप भी एक यूएस बेस्ड है। नाथन एंडरसन ग्रेजुएट है यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से। ये एक फाइनेंशियल रिसर्चर भी हैं। फाइनेंशियल रिसर्चर से पहले ये इसराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर थे, जो अब एक CAIA चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट और CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है। बड़ा ही तगड़ा प्रोफेशन है। इन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च को 2017 में फाउंड किया था और तब से ये मैनमेड डिजास्टर जैसे कि किसी भी बड़े ग्रुप में मिसमैनेजमेंट, अनडिस्क्लोज्ड ट्रांजैक्शंस और इरेगुलरिटीज इन अकाउंटिंग, इलीगल अनएथिकल बिजनेस या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस को एक्सपोज करते हैं। अगर सरल भाषा में कहूँ तो जो भी करप्शन या फ्रॉड बिजनेस वर्ल्ड में हो रहा है, उसे हिंडनबर्ग एक्सपोज करता है। इस ग्रुप का नाम हिंडनबर्ग एयरशिप से लिया गया है, जो कि 1937 में ये शिप एक मैनमेड डिजास्टर का शिकार हो गया था, जिसे कि अवॉइड किया जा सकता था, और इस त्रासदी में 35 लोगों की मौत भी हो गई थी। हिंडनबर्ग ने 2020 से 30 कंपनीज को टारगेट किया है, जिसके बाद दूसरे ही दिन इन कंपनीज के शेयर्स 15% तक गिर गए और 6 महीनों के बाद एवरेज 26% तक इन कंपनीज के शेयर्स गिरे। चलिए अब आते हैं हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट अडानी पर बनाई है, इसके कुछ मेजर हाइलाइट्स देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम का इल्ज़ाम लगाया है। हिंडनबर्ग का कहना है कि इन्होंने 2 साल तक रिसर्च की है, अडानी के कुछ फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात करके और कुछ डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करके। इसके बाद इन्होंने गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पर एलिगेशन लगाया है कि इनके कुछ ऑफशोर शेल कंपनीज है अदर कंट्रीज में। तो चलिए पहले शेल कंपनीज क्या है ये जान लेते हैं। ये कंपनीज ऐसी होती है कि इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ना ही कोई ऑनलाइन एग्जिस्टेंस होता है, ना ही कोई एड्रेस होता है और ना ही कोई एक्टिव बिजनेस होता है इन कंपनीज का। बस इन कंपनीज को सेटअप किया जाता है बड़े ग्रुप्स के द्वारा, इस ऑब्जेक्टिव से कि इस कंपनी से टैक्स बेनिफिट और स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने के लिए फ़ायदा उठाया जाए। ऐसे ही कुछ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी है। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी, इनके कुछ शेल कंपनीज है ऐसे कंट्रीज में जहां पर टैक्स कम लगता है, जैसे कि साइप्रस, सिंगापुर, UAE और कुछ कैरिबियन कंट्रीज पर। इन कंपनीज के ना तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ना तो कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है और ना ही कोई ढंग का एड्रेस है। बट इन कंपनीज का यूज़ करके ये अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में मैनिपुलेशन और राउंड टिप ट्रेडिंग करते थे। एलिगेशन ये भी है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी पर रिपोर्ट का कहना है कि राजेश अडानी को डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा एक्यूज किया गया था डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में। और इस डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में राजेश अडानी ने सेंट्रल रोल प्ले किया था और इनको अरेस्ट भी किया गया था 1999 और 2010 में। बट इसके बाद इनको प्रमोट करके मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया गौतम अडानी के द्वारा। अब एलिगेशन है गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा पर। रिपोर्ट में ये लिखा है कि समीर वोरा को भी एक्यूज किया गया था डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा और ये सेम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम के रिंग लीडर थे। इसके बाद भी इनको प्रमोट करके अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। एलिगेशन ये भी है कि साइप्रस बेस्ड एक शेल एंटिटी है न्यू लाइना इन्वेस्टमेंट नाम की। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इसके पोर्टफोलियो
95% सिर्फ अडानी ग्रीन एनर्जी शेयर से भरे हुए थे। और न्यू लाइनर इन्वेस्टमेंट को एमी कॉर्प नाम की कंपनी ऑपरेट करती है, जो कि अडानी ग्रुप की शेल एंटिटीज को डेवलप करने में हेल्प करती है। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा है कि अगर हमारी रिसर्च को इग्नोर भी करे तो भी इनके साथ की लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स 85% ओवर वैल्यूड है। इस रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप गो थ्रू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट का अडानी पर क्या इम्पैक्ट हुआ। रिपोर्ट एफपीओ के 2 दिन पहले ही रिलीज की थी हिंडनबर्ग ने। एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स। इसमें कंपनी अपने और शेयर्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। रिपोर्ट रिलीज होने के बाद ही अडानी के सारे शेयर्स 10% से 27% तक डाउनफॉल हुए। अडानी ट्रांसमिशन 27% तक गिरा था। अडानी टोटल गैस लिमिटेड 24% तक गिरावट दर्ज हुई थी। और इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज में जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पोर्ट्स में 20% से अधिक गिरावट हुई थी। और अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस में भी 19.6% की गिरावट हुई थी, जिसमें कम गिरावट हुई थी वो है अडानी विल्मर और अडानी पावर में 9.60% की गिरावट हुई थी इन दोनों शेयर्स में। और जनवरी खत्म होते होते अडानी ग्रुप को 118 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका था। उसी दिन फोर्ब्स की एक लिस्ट जारी होती है, द वर्ल्ड्स रिचेस्ट बिलियनियर। इस लिस्ट में गौतम अडानी थर्ड पोजीशन से टॉप 20 में भी नहीं थे। मतलब इनकी रैंकिंग इतनी घट गई थी क्योंकि इनको इतना नुकसान हो चुका था। तो चलिए अब देखते हैं अडानी ग्रुप ने क्या रिप्लाई दिया इस रिपोर्ट पर। रिपोर्ट के रिलीज होने के 2 दिन बाद ही अडानी ग्रुप के सीएफओ ने स्टेटमेंट दिया कि ये एक कैलकुलेटेड अटैक है। ये अटैक एक कंपनी पर ही नहीं बल्कि इंडिया पर भी है। इन्होंने इस अटैक को 1919 के जलियनवाला बाग मैसेकर से कंपेयर कर दिया। ये भी स्टेटमेंट दिया कि ये जो रिपोर्ट है इसके कुछ गलत इंटेंशन है। यहाँ पर अडानी ग्रुप के रेपुटेशन को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है और फॉलो ऑन पब्लिक जो आने वाली है यहाँ पर उसे डैमेज करने की कोशिश करी जा रही है। अडानी ने रिप्लाई में 413 पेजेस की रिपोर्ट बनाई। इसमें हिंडनबर्ग के 88 सवालों में से 65 सवालों के जवाब अडानी पोर्टफोलियो कंपनीज द्वारा पहले ही दे दिया गया था। बचे 23 सवालों में से 18 पब्लिक शेयर होल्डर्स और थर्ड पार्टी के हैं, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। और बाकी 5 सवाल बेसलेस एलिगेशंस है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। इस पर हिंडनबर्ग ने जवाब दिया, फ्रॉड कैन नॉट बी ऑब्फस्केटेड बाय nationalism or a bloated response that ignores every key allegation we raised। मतलब फ्रॉड को राष्ट्रवाद की तर्ज पर प्रूफ नहीं किया जा सकता। बल्कि हिंडनबर्ग ने यह भी कहा कि वी बिलीव इंडिया इज ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड एन एमर्जिंग सुपर पावर विद एन एक्साइटिंग फ्यूचर। इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि इनका कोई इंटेंशन नहीं है इंडियन पर अटैक करने का। चलिए दोस्तों अब एक कंक्लूजन पर आते हैं। अडानी ने एग्रेसिवली एक रिप्लाई दिया कि ये रिपोर्ट अटैक है इंडिया पर। अगर मेरी राय में इंडिया की एक कंपनी और इंडिया एज ए कंट्री दोनों ही अलग अलग वेल्थ है, इसका मतलब ये नहीं कि अडानी पर अटैक इंडिया पर भी अटैक है। ये एक वीक स्टेटमेंट है। बट हमें एक और चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हमें ऐसे रिसर्च ग्रुप्स और थिंक टैंक्स पर भरोसा कर लेना चाहिए। इन ग्रुप्स का काम करने का तरीका ऐसा है कि इन पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपी थी, अमेरिका के डजन से ज़्यादा थिंक टैंक्स को फॉरेन कंट्री से फंडिंग मिलती है। अमेरिका की एक रेस्पेक्टेड थिंक टैंक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट, इनकी कतर और चाइना से फंडिंग मिलती है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स को यूरोपियन यूनियन से, फ्रांस से और स्वीडन से फंडिंग मिलती है। इन ऑर्गेनाइजेशंस के फंडिंग को देखकर यही लगता है कि इनकी रिसर्च कितनी सही होगी। दोस्तों अगर मेरी आर्ग्यूमेंट आपको सही लगी और आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।